दोस्तों आए दिन मैं आप लोग को क्राइम की कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, क्राइम की घटनाएं सुनाता रहता हूँ और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी होती हैं। पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने पाकिस्तान की आप लोग को एक कहानी सुनाई थी। उसमें एक व्यक्ति गांव में ही वो किसी लड़की के साथ में रेप करता है। उसके बाद में जो पूरे मामले का खुलासा होता है, लोगों तक ये भी बात पता चलती है, तो उसके बाद में एक पंचायत बिठाई जाती है और उस पंचायत में ये अजीबोगरीब फैसला लिया जाता है कि जिस आरोपी ने जिस लड़की के साथ में रेप किया है, यानी जो पीड़िता है, अब उसका भाई उस आरोपी की बहन के साथ में रेप करेगा। इस तरीके का इंसाफ पाकिस्तान की पंचायत ने सुनाया था। ज़रा सोचिए, क्या ये वो इंसाफ है जिसमें किसी व्यक्ति ने अगर क्राइम किया तो सज़ा उस इंसान को दी जाती है जिसका इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं। ज़रा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने रेप किया था तो उसकी बहन का उसमें क्या दोष था, जबकि जिस पीड़िता का रेप हुआ था उसके भाई को मुजरिम बनाया गया। उस भाई ने भी उसकी बहन के साथ में रेप किया और ये जो पूरा मामला था भरी पंचायत के सामने हुआ। हालांकि इसमें बाद में पुलिस इन्वॉल्व होती है और लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कुछ आंकड़े ऐसे भी बताते हैं कि लगभग 150 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई थी। दोस्तों, क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर हिस्से में होता है और दुनिया के हर हिस्से की जो खबरें होती हैं ये लोगों तक पहुंचती हैं, क्योंकि पहले का दौर था जब खबरें आई गई हो जाती थी, छुप जाती थी। लेकिन आजकल दौर में आप लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और कोई खबर भी ऐसी होती नहीं है जो लोगों तक पहुंच नहीं जाती। दोस्तों, क्राइम करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो पुलिस की गिरफ्त में आता ज़रूर है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें 24 घंटे के अंदर ही मात्र खुलासा हो जाता है, जबकि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि जिसमें लगभग महीने भर का भी समय लग जाता है। जबकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मैंने आप लोग को कहानियाँ सुनाई हैं, उसमें 30-30 साल के बाद में भी आरोपी को पकड़ा गया। तो दोस्तों, कहने का यही मतलब है कि क्राइम होता है और ये लोगों की नज़र से भले ही ओझल हो जाए थोड़े समय के लिए, लेकिन ये लोगों की नज़र के सामने आता है और पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है। बाद में लोगों तक उस दरिंदे इंसान का जो असली चेहरा होता है वो लोगों के सामने आता है। और दोस्तों, आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक घर के अंदर माता पिता आए दिन घर से बाहर जाते हैं, कभी काम के सिलसिले में, कभी रिश्तेदारी में, किसी शादी के सिलसिले में, और घर पर अपने 2 बच्चों को छोड़ जाते हैं। एक बच्चे की उम्र मात्र 14 साल के आसपास है और एक लड़की की उम्र मात्र 7 साल के आसपास है। लेकिन एक दिन वो 7 साल की बच्ची गुम हो जाती है, न जाने कहाँ चली जाती है। लेकिन उसके बाद में जब पिता इस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, उसके बाद में जब पुलिस तक बात पहुंचती है और दोस्तों जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग भी सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊँगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है पाकिस्तान से और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है ननकाना साहिब। और इसी ननकाना साहिब में 12 घर एक थाना आता है और इसी थाने में लगभग 20 जुलाई साल 2021 को एक मजदूर व्यक्ति इस थाने में पहुँचता है। और मजदूर व्यक्ति जब थाने में पहुँचता है तो जो थाना प्रभारी होते हैं वो भी इसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि इसकी आंखों में आंसू थे और इसका जो हालात थी इतना ज़्यादा बदहवास था, इतना ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहा था कि इसे जैसे तैसे कर वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी समझाते हैं, इसको छुपाते हैं। उसके बाद में इससे पूछते हैं कि बताइए तुम्हारी समस्या क्या है। तो उसके बाद में जो मजदूर व्यक्ति होता है कहता है कि साहब, पिछले 2 से 3 दिन की बात हो चुकी है, उसकी जो 7 साल की बच्ची है ये घर में नहीं है और हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश कर ली है, लेकिन कहीं पर भी उस बच्ची का पता नहीं चल पाया। अब दोस्तों, जैसे ही ये बात पुलिस के सामने आती है तो पुलिस बड़ा हैरान भी होती है, क्योंकि इसमें अगर प्रेम प्रसंग का मामला होता तो 7 साल की बच्ची आखिर कहाँ जा सकती थी। प्रेम प्रसंग का तो मामला दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए पुलिस इससे पूछती है कि तुमने बारीकी से अपनी लड़की को हर जगह ढूंढ लिया, कहीं रिश्तेदारों में तो नहीं चली गई। वो बताता है कि मैंने रिश्तेदारों में भी ढूंढ लिया, जहाँ पर गांव में उसका कहीं उठना बैठना था उस जगह भी ढूंढ लिया, कहीं उसके दोस्त थे उनसे भी पूछ लिया, लेकिन कहीं पर भी उसकी बच्ची का कोई पता नहीं है। साहब, कुछ भी कर मेरी बच्ची को ढूंढ दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा हताश हो चुका हूँ और उम्मीद की एक किरण सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों, जब पुलिस इस बाप की, असहाय बाप की ये प्रॉब्लम देखती है तो ये समझ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद में उस 7 साल की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है और उसके बाद में इससे आश्वासन देकर वहाँ से कह दिया जाएगा तुम जाओ
और तुम्हारी बच्ची को ढूंढने का जो काम है हम लोग शुरू करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में जब बच्ची की ढूंढने की तलाश जब जारी की जाती है तो पुलिस जो थी सबसे पहले उस गांव में पहुंचती है। गांव में पहुंचने के बाद में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि तुमने किसी ने इस लड़की को कहीं पर जाते देखा, या 20 जुलाई वाले दिन की ये बात है और इससे 2 दिन पहले ये लड़की लापता हुई है, यानी 18 जुलाई के आसपास तुमने लड़की को किसी के साथ आते देखा, जाते देखा, या कोई संदिग्ध ऐसा व्यक्ति इस इलाके में देखा गया हो जिससे पहले ना देखा गया हो। हर एंगल से पुलिस छानबीन करती है, लेकिन दोस्तों सारे ही एंगल, सारी ही जो कोशिश थी पुलिस की नाकाम जाती है और कहीं से भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस पूरी छानबीन में एक दिन का समय गुजरता है, 21 जुलाई साल 2021 को गांव के ही बाहर एक खेत पड़ता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा झाड़ियां हैं, जंगल हो चुका है। उसी खेत के अंदर एक शव दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों जैसे ही वहाँ पर लोगों को वो शव दिखाई पड़ता है, ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि वहाँ पर एक बच्ची का शव मिला है। अब दोस्तों ये जो खबर थी ये पुलिस तक भी पहुँच जाती है। पुलिस भी आन फान में अपनी गाड़ी उठाती है, टीम को लेती है, उस जगह पर पहुँचती है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती क्या है कि लोगों की भीड़ वहाँ पर मौजूद है। पुलिस उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि जो माता पिता जो रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे, जिनकी बच्ची गुम हुई थी, वो भी वहाँ पर मौजूद है और हज़ारों कतार रो रहे हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। कभी माँ तो कभी बेहोश हो रही है, बाप का भी बुरा हाल है, बाप बदहवास हो रहा है। अब उसके बाद में पुलिस को भी ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो बच्ची है ये वही बच्ची है जो गुम हुई थी। उसके बाद में पुलिस जैसे तैसे करके उन लोगों को वहाँ से समझाती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में दोस्तों उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब दोस्तों जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस इन सारे लोगों से पूछताछ करती है कि तुम में से कौन यहाँ पर आया था, पहले तुमने क्या देखा, कोई ऐसा सबूत, कुछ ऐसा एविडेंस तो नहीं था जो कि लोगों की भीड़ में कहीं तितर बितर हो गया हो। लेकिन पुलिस को इन सारी चीज़ों में कुछ ऐसा पता नहीं मिलता है। उसके बाद में जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दोस्तों जो खुलासा होता है, यकीनन आप लोग सुनकर हैरत करेंगे कि इस 7 साल की बच्ची के साथ में कई बार रेप किया गया है, दरिंदगी की गई है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस के सामने ये बात आती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है। पुलिस सोचती है कि आखिर इस 7 साल की बच्ची के साथ में कौन इस तरीके का दुष्कर्म कर सकता है। इसलिए उस जो डेड बॉडी थी ये परिवार वालों को सौंपी जाती है। रिपोर्ट अपने पास रख लेती है पुलिस और कहती है डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब दोस्तों डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन पूरे ही गांव के अंदर ये आक्रोश था कि आखिर 7 साल की बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या किसने कर दी। उसमें हत्या में जो चीज़ें सामने आई थी, एक तो ये था कि पहले तो इस बच्ची के साथ में रेप किया गया, उसके बाद में गला दबाकर इसकी हत्या की गई। इसलिए पुलिस अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अपनी जो तफ्तीश थी उसके लिए कई टीमों का गठन करती है और उसके बाद में तफ्तीश शुरू करती है। अब दोस्तों इस पूरे मामले में तफ्तीश करने के लिए पुलिस सबसे पहले उस लड़की के घर के आसपास के जो लोग थे इन सब को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाती है और इन सब से बारीकी से पूछताछ की जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो टोटल 150 लोगों के साथ में पूछताछ पुलिस ने की थी। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं अहम सुराग जब मिलता है, जब ये पता चलता है कि इस बच्ची के नाखूनों में कुछ मांस के कतरे मिले थे, जिनका डीएनए टेस्ट जब कराया जाता है और फिर उसके बाद में जब 150 लोगों के डीएनए टेस्ट कराए जाते हैं कि शायद किसी न किसी से वो मांस का जो उसके नाखूनों में था वो मैच हो जाए, तो उसके बाद में पता चलता है कि इस लड़की का जो भाई है 14 साल के आसपास की जो उम्र है उससे इसका डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है। अब दोस्तों तुरंत पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है। और दोस्तों फ्रंट सीट पर बिठाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो 14 साल का बच्चा है, पुलिस को क्या ही गुमराह करेगा। थोड़ी सी ही डांट में पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो ये कहानी अपने आप में रिश्तों को इस तरीके से शर्मसार करने वाली कहानी है जिसको सुनकर इंसान के मुँह में कलेजा आ जाए। दरअसल ये 14 साल का भाई है, ये बताता है कि उसके माता पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते थे और उसकी जो बहन है 7 साल की, ये घर पे ही रहती थी। अब जब बहन घर पे रहती थी, माता पिता कई बार ऐसा होता था कि शादी बारात में भी जाते थे, कभी कभी 1-2 दिन रुक जाया करते थे। तो इसी बीच में मेरी जो नज़र थी मेरी ही बहन के ऊपर गलत फिसलने लगी। उसके बाद में मैं अपनी ही बहन के साथ में आपत्तिजनक हरकतें करने लगता, उसके साथ में छेड़खान करने लगता। हालांकि वो इन सारी चीज़ों का विरोध करती थी, लेकिन जैसे तैसे कर इस 14 साल के भाई ने उस 7 साल की मासूम को बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया और उसके साथ में इसने शारीरिक संबंध बना लिए। और दोस्तों जब इसने एक बार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो ये जो सिलसिला था ये लगातार जारी रहा
और महीनों तक ये उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब जब लड़की बहुत ज़्यादा विरोध करने लगती है, वो इससे कहती है कि अगर तुमने अब उसके साथ में इस तरीके की हरकत की तो वो अपने माता पिता को सारी बात बता देगी। अब दोस्तों, जब माता पिता को बताने की बात आती है तो ये जो लड़का था ये डर जाता है। ये सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि उसका भेद खुल जाए, इसलिए ये उस लड़की का पहले तो रेप करता है, उसके बाद में गला दबाकर अपने गमछे से उसकी हत्या करता है। उसके बाद को उसके शव को पास ही के जंगल में एक खेत में फेंक आता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो पुलिस भी हैरान थी, साथ के साथ जब लोगों से प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक जब ये बात पहुंचती है तो लोग तो अपने कानों पे हाथ रख रहे होते हैं कि एक 14 साल का भाई है जिसकी मात्र 7 साल की एक बहन है, यानी दोनों ही इस केस में नाबालिग हैं। एक 14 साल के बच्चे की क्या ही उम्र होती है, और ज़रा सोचिए एक 7 साल के बच्चे की क्या ही उम्र होगी। वो 14 साल का भाई जो था वो दरिंदा बन चुका था और अपनी 7 साल की बहन के साथ में उसने पहले तो महीनों तक दुष्कर्म किया, उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में राज खुल जाने के डर से उसने उसका कत्ल कर दिया। अब दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन जो कमेंट्स आया है, सबसे पहला कमेंट्स है प्यारेलाल दुबे जी का, और लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी, आपको होली की मुबारकबाद। तो प्यारेलाल दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहानी आपको पसंद आई और आपको भी होली बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपने एक साथ 2 कहानी सुनाई, आपका बहुत शुक्रिया। तो अनुज गोदारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरीके से आपका जो प्यार है ये हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। विनोद उपाध्याय लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, आपको हैप्पी होली, आपकी कहानी अच्छी लगी। तो भैया हैप्पी होली जी। विनोद उपाध्याय जी, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में परमजीत कुमार बैंगर हैं, लिखते हैं वी लाइक द टॉपिक। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है क्रिएटिव करके आईडी है, लिखते हैं हर हाँ में गलती है। तो भाई आपका शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में फुरकान मलिक है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आप कैसे हो। तो भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सर जब तक मैं आपकी कहानी नहीं सुन लेता हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती। मैं डॉक्टर मान सिंह पाल, ज़िला हरदोई से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भाई डॉक्टर मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुन के अच्छा लगा, आपकी तबीयत कैसी है। पहले तबीयत ख़राब चल रहा था, अब तो ठीक है ना। अब तो भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ एक और प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी प्रॉब्लम के साथ में मेरा जो एक तरीके से ताल्लुक़ है वो इस समय ज़्यादा चल रहा है। अभी मेरी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मुझे आँख का भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये शोभा थापा हैं, लिखती हैं होली मुबारक भाई। तो बहन आपको भी होली बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद में हैप्पी होली जी विकी कालिया एचपी से। तो भैया हैप्पी होली, आप कैसे हैं। उसके बाद में गिरीश कनबर हैं, लिखते हैं नमस्ते, लेकिन इसकी माँ ने उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। और जो आगे लिखते हैं फिजिक्ट्रिक ओपिनियन भी लेना चाहिए था, और इसका भी काम करने से पहले उसने अपने पति से बात करनी चाहिए थी। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब तक उसे अपने सगे या दोस्तों से नहीं बात करते तब तक वो प्रॉब्लम बड़ी लगती है, और बात किया तो सॉल्यूशन भी निकलता है। मेरी तरफ से आप सभी को बता देना प्लीज़। तो भाई आपने बहुत अच्छी बात की कि इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए तो सबसे पहले उसे किसी न किसी से बात करनी चाहिए। यानी प्रॉब्लम कोई भी बड़ी नहीं होती, बड़ी होती है तो सबसे बड़ी इंसान की साहस करने की क्षमता होती है। अगर इंसान ये साहस कर पाता है कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में किसी को बताए तो उसकी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाती है। उसके बाद में अगला जो कमेंट से लिखते हैं दोनों पति पत्नी एक साथ कहानी सुन रहे हैं, रेणु सुल्तियागी शाना बुलंदशहर से। उसके बाद में पीटी हाय राम राम। तो भाई सुनील त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से आपके जो कमेंट्स हैं हमारे साथ बने हुए। हालांकि जो कल की वीडियो है उस पर मात्र 13 कमेंट्स हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें एक बार लिखें ज़रूर, भले ही कुछ भी लिखें। आपको हमारी कहानी पसंद आती है, नहीं पसंद आती है, जो भी लिखना चाहें XYZ आप लोग लिखिए ज़रूर का। और आप लोग लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोग के नाम कल के दिन वीडियो में लूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।